कहानी का शीर्षक है कप्तान साहब। ये कप्तान साहब की कहानी है। कप्तान साहब ने ज़िंदगी भर पुलिस में नौकरी करके रिटायर होने के बाद 1 लाख रुपयों के 2 बंगले बनवाए और कंपनियों में शेयर खरीदे। तब सरकार को उनसे ये पूछने की फुर्सत ही नहीं मिली कि ये रुपए कहाँ से आए, क्योंकि उस समय संपूर्ण सरकार शासन को निर्मल करने के लिए उस चपरासी को पकड़ने में व्यस्त थी जिसने किसी से अठन्नी ले ली थी। और जनता को तो यही नहीं मालूम है कि ये ऐसा सवाल पूछ सकती है। उसे तो रटाया हुआ सबक याद है कि भगवान ही सब देते हैं। गोया कप्तान साहब को भगवान ने ही घूस दिलाई, यानी शताब्दियों से शैतान की ही पूजा हो रही है भगवान के नाम से। कप्तान साहब ने पेंशन ले ली है। अब कप्तान साहब शहर के सबसे अच्छे मोहल्ले में भावी बंगले में रहते हैं। समाज में उनका रौब माना जाता है। कप्तान साहब का एक पुत्र था। पुत्र जब जवान हुआ तभी उनके मित्र राय साहब का देहांत हो गया, पर उनका धन जिंदा रहा, उनकी लड़की जिंदा रही और उनकी पत्नी जिंदा रही। कप्तान साहब कुलीन ब्राह्मण थे और राय साहब कायस्थ। पर धन की एक जात होती है। कप्तान साहब के धन ने राय साहब के धन के लिए जब आत्मीयता की कसक का अनुभव किया, तभी उन्होंने अपने पुत्र और राय साहब की बेटी की तस्वीरों को एक साथ मढ़ने के लिए फ्रेम खरीद ली। वे पुराने शिकारी थे। अपनी कुलीनता की बंसी के कांटे में पुत्र रूपी केंचुआ लगाकर वे राय साहब के परिवार के पानी में डाले रहे और आखिर मछली फंसी। एक दिन सुना कि कप्तान साहब के पुत्र का प्रेम राय साहब की पुत्री से हो गया। एक दिन वह लड़की कप्तान साहब की बहू बनकर आ गई और उसके साथ ही आगे राय साहब की माम, यानी माता लक्ष्मी और धन की देवी। लड़की कुरूबा थी, लड़के को पसंद नहीं थी, पर उसका धन बाप बेटे दोनों को खूब पसंद था। बेटे ने सोचा करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी अगर एक कुरूबा घर में पड़ी ही रही तो क्या बिगड़ता है। शीला, लीला, जमुना वगैरह तो है। एक लाभ और हुआ। कप्तान साहब बड़े भारी समाज सुधारक अनायास बन गए। उनकी तस्वीरें छपी और सबने इस अंतर्जातीय विवाह को एक साहसपूर्ण क्रांतिकारी कदम कहा। पर कप्तान साहब की कुलीन ब्राह्मण उपजाति में बड़ी खलबली मची। अगर ब्राह्मण का लड़का कायस्थ की लड़की से शादी करने लगा तो जाति की पवित्रता और मर्यादा कहाँ रहेगी। ऐसे विचार व्यक्त किए जाने लगे। इसी समय नगर में जगमोहन दुबे की लड़की की शादी हुई। भोजन करने का बुलावा ज्यों ही हुआ त्यों ही जाति के नेताओं में कानाफूसी होने लगी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद ने पंडित राम दुलारे से कहा, भैया हम तो इस तरह अपनी जाति और धर्म को नष्ट नहीं करेंगे। जब जाति में तय हो गया है कि कप्तान साहब और उनके सब रिश्तेदार जाति से अलग कर दिए गए, तो अब हम और वे एक साथ बैठकर तो खाना नहीं खा सकते। राम दुलारे ने कहा, पंडित जी कौन साला ऐसा भ्रष्ट कहाँ आ पहुँचा है। कप्तान साहब खुद तो किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद ने 2 अंगुलियों को ओठों पर रखकर चर्चिल का वी फॉर विक्ट्री बनाया और उसके बीच से टूटे हुए दांतों के पीछे उमड़ते हुए तंबाकू के थूक को पिच से आंगन में थूका। 1-2 बूंद राम दुलारे पर भी पड़ी, पर वे छोटे मुखिया थे, इसलिए बड़े मुखिया का थूक उन्होंने भक्तिपूर्वक सहा। पंडित जगन्नाथ अब पूरे खुले मुंह से बोले, अरे वही जो शिव प्रसाद है ना, वो कप्तान साहब का सगा भांजा है।
और वह इस जगमोहन के यहाँ आया है। अब बताओ, हम और वह एक साथ बैठकर खाएंगे। राम दुलारे ने समर्थन किया। बात तो सही है, अगर उसे बुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? हम क्या भूख के मरते हैं? बस उस कमरे में पंचायत बैठ गई। पंडित जगन्नाथ मुखिया थे। उनके पास संपत्ति काफ़ी थी, लेन देन करते थे। जाति में सब काम उनके किए होते थे। लगी लगाई शादियाँ वे तुड़वाते थे। लड़कियों की कलंक कथा उनके मुख से आरंभ होकर प्रचार पाती थी। बदनामी का कारखाना उन्हीं के घर में खुला था, जहाँ रोज माल बनता था और मुफ्त बंटता था लोक हितार्थ। भाई भाई में अनबन वे ही कराते थे। ये सब सामाजिक कार्य उनके द्वारा होते थे। पवित्र आदमी थे। पिछले साल ही उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज उन्होंने चुपचाप करवाया था। अब वे काफ़ी क्षीण हो गए थे, पूरे उधर जाने के बाद के बरसाती नाले की तरह हो गए थे। पर समाज के वृक्ष का पत्ता उनके संगीत के बिना नहीं हिलता था। तो निर्णय होने लगा कि शिव प्रसाद का क्या किया जाए। जगमोहन दुबे को बुलाया गया। उच्च स्वर में पंडित जगन्नाथ बोले, लो सुन लो, ये लोग क्या कहते हैं। तुम अगर उस शिव प्रसाद को न बुलाते तो क्या तुम्हारी बेटी का ब्याह रुक जाता? वह कप्तान साहब का सगा भांजा है। उनके साथ बैठकर कोई कुलीन ब्राह्मण कैसे खा सकता है? वह तो जाति के से बाहर है। वह तो जाति से बाहर है। जगमोहन ने देखा कि बादलों का रंग अच्छा नहीं है। वह नम्रता से बोला, भला बताइए, वह हमारा इतना पास का रिश्तेदार फिर मेरे साथ पढ़ा हुआ, उसे न बुलाता तो वह क्या कहता? राम दुलारे ने कहा, तुम्हें उसके कहने सुनने की चिंता है तो अब उसी से पूछो कि क्या किया जाए। शिव प्रसाद वास्तव में कप्तान साहब का भांजा था, पर कप्तान साहब की उदारता की डोर इतनी छोटी थी कि बरामदे से बाहर नहीं जाती थी। इसलिए वह इस रिश्ते के बावजूद भी गरीब था और कहीं नौकरी करके किसी तरह गुजारा करता था। वह इतना सज्जन था कि यदि जान पाता कि ये बवंडर खड़ा होगा तो हरगिज न आता। कप्तान साहब की हानि में अकारण शामिल हो गया था। जगमोहन ने बड़ी अननयनी की, पर वह एकत्र ब्राह्मण समाज को जाति और धर्म की रक्षा की चिंता ने बधिर कर दिया था। किसी ने कहा, भाई, हम उसके साथ तो नहीं खा सकते। जगमोहन, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सब लोगों के भोजन कर लेने के बाद उसे खिला दो और फिर सुबह उसे किसी बहाने से घर भेज दो? उधर भोजन उनकी राह देख रहा था और इधर ये तय हो रहा था कि शिव प्रसाद को पहले खाया जाए या भोजन को। अनिर्णित बहस एकदम बंद हो गई जब दरवाजे के सामने ही एक कार रुकी और एक क्षण में कप्तान साहब आकर बरामदे में खड़े हो गए। सब आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ सन्नाटा छा गया। किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। एक अद्भुत घबराहट सी वहाँ छा गई। लोग हक्का बक्का हो गए। कुछ ऐसा हो गया जैसे गंभीर विचार में इन दार्शनिकों के बीच में किसी ने एकाएक पेरिस की सुंदरी की नग्न तस्वीर फेंक दी हो। पंडित जगन्नाथ ने राम दुलारे की ओर देखा। राम दुलारे ने पंडित जगन्नाथ की ओर देखा। तब पंडित जगन्नाथ ही पहले संभले और बोले, नमस्कार कप्तान साहब, आइए आइए पधारिए। राम दुलारे ने छठ कुर्सी आगे बैठा दी और कप्तान साहब उस पर बैठ गए। पंडित जगन्नाथ ने दांतों को यथाशक्ति निपोर कर कहा, है आज तो बड़ा कष्ट किया आपने। कप्तान साहब आगमन का हेतु बदलाने ही वाले थे कि भीतर के कमरे से आवाज आई, अरे भैया,
अब भोजन के लिए क्यों नहीं बैठते? क्या खाने को मिट्टी करके खाओगे? जगमोहन के पिता की आवाज़ थी। पंडित जगन्नाथ तपाक से बोले, हाँ हाँ, अब देर क्यों कर रहे हो भाई? कब का खाना बन गया? कप्तान साहब अच्छे मौके पर आ गए। अरे भैया जगमोहन, ला भाई, पानी वानी ला। कप्तान साहब के पाँव धुला और बिछा पतले। राम दुलारे ने पूछा, पंडित जी, वह शिव प्रसाद वाला मामला तो तय हो जाता। और पंडित जगन्नाथ ने कहा, उसमें क्या तय होना है? और उसके साथ क्या हम अपनी जाति बिगाड़ोगे? और उसके साथ खाकर क्या हम अपनी जाति बिगाड़ेंगे? फिर उच्च और व्यस्त स्वर से चिल्लाए, अरे जगमोहन, तू भी भाई विचित्र आदमी है। अरे सबके पाँव धुला भैया। और अब भोजन के लिए बिठा, क्या देर है? पंजों से भरे उस बरामदे का अब यह दृश्य था कि कुर्सी पर कप्तान साहब बैठे थे, उनके पीछे उनका कुत्ता खड़ा दुम हिला रहा था और उनके सामने पंडित जगन्नाथ वगैरह अपनी असमर्थता पर पछताते हुए खड़े थे कि हाय रे, हमारी भी दुम क्यों नहीं हुई।